कई अधिकारियों को। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जेजेएम महाघोटाले की बात करते हैं, जहां पर जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एक तरफ एसीबी, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार भी घोटालेबाजों को लेकर के सख्त नजर आ रही है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं और इसी बीच सीई जेजेएम दिलीप गौड़ 3 एसी को नोटिस जारी किए गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सरकार सख्त, दोषी अधिकारियों पर कड़े एक्शन के निर्देश, रिकॉर्ड गायब करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों की जांच कराई गई। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ राज्य सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की है। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं के बाद दोषी अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ईसी जेजेएम दिलीप गौड़ ने जिन 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किया, उनमें एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, ललित किशोर करोल, हुकुमचंद वर्मा का नाम शामिल है। नोटिस के जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। अमिताभ शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर, हुकुमचंद वर्मा रीजन 1 और ललित करोल एडिशनल चीफ इंजीनियर अरवल को ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जलदाय प्रशासन ने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जलदाय प्रशासन को पेश की जाए। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाला मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिकॉर्ड गायब करने वाले हों या फिर माप पुस्तिकाएं गायब करने वाले या फिर फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जलदाय प्रशासन ने जो रिकॉर्ड तलब किया है, उसमें जो रिकॉर्ड गायब किया गया है उसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ टेक्निकल स्वीकृति, डिजाइन ड्राइंग की अप्रूवल, क्यूए प्लान्स, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये दस्तावेज गायब किए हैं उनके खिलाफ 16 सीसीए के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेजरमेंट बुक रिपोर्ट यानी जिन कार्यों की माप पुस्तिकाएं होती हैं वो माप पुस्तिकाएं लगभग 238 ईडी और एसीबी ने ठेकेदार के ठिकानों से जब्त की। आइए अब आपको समझाते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या। जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। इसके कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा राज्य सरकार को देना था। सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें घोटाले की बात उठाई। आरोप है कि नियम कायदे तोड़कर गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया। आरोप है कि दोनों कंपनियों ने 900 करोड़ का घोटाला किया। जानकारी के मुताबिक गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर लिए। घोटाले में पीएचडी के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता ना चल सके, इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर वर्क ऑर्डर जारी किए गए। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एसीबी, ईडी और सीबीआई सभी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। ईडी इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर उठाने के मामले में पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें अधिकारियों को ठेकेदारों और दूसरे लोगों के जरिए घूस दिए जाने का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। अब इस मामले में सरकार भी एक्टिव हो गई है और आने वाले वक्त में कई आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरनी संभव है।
सरकार अब जल जीवन मिशन महाघोटाले में इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के जो टेंडर जारी किए गए थे, इसकी विस्तृत और संपूर्ण जांच करवा सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सैंपल जांच हुई थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो एक तरफ पूरे देश भर में कोलकाता रेप केस को लेकर आक्रोश है, तो वहीं एसएमएस अस्पताल से एक रेजिडेंट डॉक्टर को डराने और उसके हरेसमेंट का मामला सामने आया है। पीड़ित डॉक्टर ने खुद इसकी शिकायत कॉलेज के प्रबंधन से की और इसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर के गंभीर आरोप, साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर सस्पेंड। कोलकाता में महिला रेजिडेंट के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी रेजिडेंट पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि साथी डॉक्टर दिनेश गुलिया ने उसे डराया और हैरेस किया। महिला रेजिडेंट डॉक्टर की शिकायत के बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ने एक्शन लेते हुए मामले को जांच कमेटी के पास भेज दिया। जांच कमेटी की सिफारिश के बाद आरोपी डॉक्टर दिनेश गुलिया को 5 दिन बाद सस्पेंड कर दिया गया है। उत्पीड़न जो कमेटी थी उसने हमें एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने उसके सस्पेंशन का एडवाइस किया। हमने उसको रिपोर्ट आने की 1 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया है। अब कितनी सजा उसकी होनी है मेजर, वो हमारी एक दूसरी कमेटी है, वो उसको तय करेगी, बट तब तक वो सस्पेंड ही रहेंगे। शिकायत में पीड़ित रेजिडेंट ने डॉक्टर दिनेश गुलिया पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पीड़ित के इनकार करने पर उसे सबक सिखाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित रेजिडेंट ने कॉलेज प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित ने यहां तक भी आरोप लगाए कि जब पूरा कॉलेज कोलकाता की रेजिडेंट को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा था, तब भी डॉक्टर दिनेश गुलिया ने परेशान किया। कॉलेज प्रशासन और सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है इस मामले में। कोई भी यदि शिकायत आएगी, हम पहली तो हमारी कोशिश है ऐसी शिकायतें ना आए, तो हम उसके प्रिवेंशन के लिए सब कुछ करें जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यदि कभी कोई शिकायत आई, किसी भी लेवल पर उभर कर आई, तो यथाचित जितनी मेजर्ड कार्रवाई है वो इमीडिएटली होने वाली है, उसमें हम नहीं रुकने वाले। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि जांच पूरी होने तक आरोपी डॉक्टर सस्पेंड रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के अनुसार ही पुलिस की कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि महिला रेजिडेंट द्वारा पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, इसलिए इस मामले में पुलिस एक्शन नहीं हुआ है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की महिला रेजिडेंट द्वारा अपने ही साथी रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और रेजिडेंट को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये मामला बताता है कि चाहे बात कोलकाता की हो या फिर राजस्थान की, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर जद्दोजहद लगातार करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए और विपक्ष पर हमले किए। उन्होंने ईआरसीपी को प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की सरकार ईआरसीपी योजना के जरिए पार्वती और काली सिंध के पानी को लिफ्ट करके राजस्थान के 21 जिलों में लाएगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आला कमान को खुश करने के लिए बयान देने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जो ईआरसीपी
जो हमारी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और 2017 के अंदर जब हमारी तत्कालीन सरकार थी तब इस योजना पर काम चालू हुआ था। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा जिस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है और जो ERCP जो योजना है जिसके माध्यम से पार्वती और काली सिंध का पानी को हम लिफ्ट करके राजस्थान के 21 जिलों के अंदर लाएंगे। और क्योंकि चंबल जो घरियाली सेंचुरी है NGT द्वारा उस पर बैन है किसी भी तरह के पानी लिफ्ट करने का, तो हम पार्वती और काली सिंध दोनों के पानी को लिफ्ट करके हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। और वहीं बीजेपी ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कल यानी कि शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेता झुंझुनू पहुंचेंगे। उससे पहले बीजेपी प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता झुंझुनू पहुंचेंगे, जिसमें प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आपको बता दें और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ पहली बार झुंझुनू आ रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। प्रदेश में आने वाले सभी नेताओं का नवलगढ़ से लेकर झुंझुनू तक जगह जगह पर स्वागत होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल होंगे और इसके बाद झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 4 सत्रों में बैठक होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सभी 4 कैटेगरी के कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठक होगी। चौबीस अगस्त को हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया भारतीय जनता पार्टी के मदन जी राठौड़ और हमारे प्रदेश में राधा मोहन जी दास को अभी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी है, प्रभारी लगाए हैं उनको, वो और हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश जी और चुनाव की दृष्टि से जिनको सुमित जी गोदारा को लगाया है, जो हमारे सारे नेता लोग आने वाले हैं। और यहाँ भी हम मंडल अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र संयोजकों तक से बातचीत वो करेंगे। देखिए, कार्यक्रम की ये रूपरेखा है कि आगे आने वाली 24 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब और उनके साथ राजस्थान प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल झुंझुनू जिले के प्रवास पर है। विशेष रूप से उपचुनाव जो होने हैं विधानसभा के, उसकी दृष्टि से संगठनात्मक बैठक देंगे वो। और अब खबर केंद्रीय वित्त मंत्री को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने हिरण मगरी सेक्टर 14 में GST भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की। आरती के बाद फीता काटकर GST भवन का शुभारंभ करते हुए पट्टिका का अनावरण भी किया। निर्मला सीतारमण ने GST अधिकारियों से कहा कि GST को लेकर किसी के भी शुरुआत में सख्त प्रेशर नहीं बनाना चाहिए और इसकी जरूरत तो आखिरी प्रक्रिया में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना के आदान प्रदान पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही राजस्थान में निवेशकों के लिए द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश में पहली बार सरकार निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उद्योग और वाणिज्य विभाग ने निवेशकों को आमंत्रित करने की कवायद भी शुरू कर दी है। हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने राइजिंग राजस्थान को लेकर उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा से खास बातचीत की है। सर, जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है और क्या तैयारियां इसकी हैं? ये जहाँ तक केंद्र सरकार से संबंधित विषय की बात है तो मैं लगभग 2-3 बार, अभी मैं परसों भी दिल्ली था, वहाँ जो विभिन्न मंत्रालय हैं, मुख्य रूप से जो DPIIT है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री फॉर इंटरनल ट्रेड और फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनसे 2 से हमारा मुख्य रूप से काम पड़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट समिट की अपन बात करें तो
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें शीघ्र ही अभी हमने तारीख निर्धारित नहीं की है, और एक एम्बेसडर्स राउंड टेबल की जाएगी दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें हमने कोशिश कर रहे हैं लगभग 12-13 के करीब ऐसे मुख्य राष्ट्र उनके एम्बेसडर्स को हम बुलाएं। उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करेंगे दिल्ली में, और उसके अंदर ये चर्चा की जाएगी कि जो ये वो देश हैं जिनका अच्छा ट्रेड रिलेशन है भारत से, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं भारत सरकार ने, तो वहाँ जो पोटेंशियल है ट्रेड का, बिजनेस का, ग्रोथ का, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं, तो जो हाल ही में FTA हुआ था भारत सरकार का एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज से, उसके अंदर ये शर्त भी पहली बार रखी गई थी कि ये देश भारत में निवेश करेंगे। तो हमने बड़ा प्रोएक्टिवली होकर के इस बार राजस्थान ने ये कोशिश की है कि ऐसे देशों से संपर्क पहले साधा जाए कि वहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनकी क्या आवश्यकता है, वो किस किस क्षेत्र में निवेश करना चाहती है, मतलब बिजनेस सेक्टर्स में, इंडस्ट्री सेक्टर्स में, तो उनसे जो वार्ता होगी उसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। तो वहीं इलेक्ट्रिसिटी उदयपुर में 16 अगस्त को भटियाणी चौहट्टा के सरकारी स्कूल में 10वीं के एक छात्र ने अपने एक सहपाठी को चाकू से लहूलुहान कर दिया था। इस घटना के बाद छात्र देवराज का 4 दिन तक इलाज भी चला, लेकिन 19 अगस्त को देवराज ने दम तोड़ दिया। अब घटना को 8 दिन गुजर जाने के बाद स्कूलों में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। काउंसलिंग के जरिए डरे हुए और सहमे हुए छात्रों का डर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देवराज जहां क्लास में पढ़ता था, वो ऊपर वाली जो क्लास जो है उस क्लास में पढ़ता था 10वीं के अंदर। ये वही स्कूल है। 16 तारीख को इंटरवल के दौरान ये पूरी घटना हुई। उसके बाद 8 दिन गुजर चुके हैं, अब स्थिति सामान्य हो रही है। हम बात करेंगे स्कूल के स्टाफ से कि अब स्थिति क्या है, कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और क्या हालात है। जी मैडम, अब क्या स्थिति है? 8 दिन गुजर चुके हैं। सर 8 दिन गुजर चुके हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पहले रक्षाबंधन था, फिर भारत बंद का ऐलान था, तो नेट बंद था, बच्चों तक नहीं सूचना पहुंच पाई थी। अब सब बच्चों के हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उस पर हमने सब अभिभावकों से बात भी की है पर्सनली। हर टीचर ने, हर क्लास टीचर ने अपने स्टूडेंट से, और नो डाउट आज की डेट में स्ट्रेंथ है। कल नहीं थे क्योंकि सब बच्चे कंफ्यूज थे कि आना है या नहीं आना है, और आज वापस सामान्य स्थितियों में प्रेयर हुई है, क्लासेस चल रही है नॉर्मली। 12th में पूरे बच्चे आए हैं। जो बोर्ड क्लासेस है उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 12th की है या फिर 10th की बोलूँ मैं, 10th में भी स्ट्रेंथ जो है वो 50% से ऊपर बच्चे आए हैं। बाकी क्लासेस में भी सारी नॉर्मल स्थिति है, और धीरे धीरे जो पेरेंट्स जैसे पूछने आ रहे हैं कि कल आना है या टेस्ट है, तो अब इनके 28 तारीख से टेस्ट है, तो वापस कंटिन्यू है, तो नो डाउट फुल स्ट्रेंथ बहुत जल्दी 1-2 दिन में वापस से। जी देखिए, बिल्कुल ये स्कूल के स्टाफ है जिन्होंने बताया कि अब 8 दिन गुजर चुके हैं तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, और हर क्लास में जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो मंजर उस दिन था, उस दिन बच्चों में जो डर और खौफ था वो धीरे धीरे अब जो यहाँ के टीचर्स है, यहाँ के जो अभिभावक है, धीरे धीरे उसको दूर कर रहे हैं ताकि बच्चे फिर से पढ़ सके और स्थिति सामान्य हो सके। न्यूज़ 18 उदयपुर। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म का आरोप रिश्ते के नाना पर लगा है। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही इस बच्ची का इलाज सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। इसके अलावा बीकानेर से आई FSL की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब बच्ची अपनी 1 साल की बहन के साथ घर में खेली थी। माता पिता काम पर गए थे, लेकिन जब काम से वापस लौटे तो बच्ची को गंभीर हालत में पाया गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ के दौरान बच्ची ने नाना पर गलत काम करने के आरोप लगाए। बच्ची के बयान के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और आखिरकार अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सूरतगढ़ सिटी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें नाबालिग बालिका के साथ में बलात्कार की घटनाएं संबंध में है, जिसके संबंध में बच्ची का उपचार चल रहा है और बयान ले लिए हैं और अनुसंधान चल रहा है। MOP और FSL टीम को बुलाया है। और इसी बीच बांसवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर रील बनाना भारी पड़ गया। सदर थाना पुलिस की तरफ से सरपंच के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। सरपंच के बेटे ने पिस्टल के साथ रील बनाई थी। यह बड़ी खबर इस वक्त की। इंस्टाग्राम पर रील बनाना सरपंच के बेटे को भारी पड़ा है। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के दौरान ये तस्वीरें सामने आई थी और इसी पर
बड़ी कार्रवाई की गई है। लोधा सरपंच के बेटे दीपक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये आरोप है कि किस तरीके से सरपंच के बेटे ने इंस्टाग्राम पर यह रील बनाकर उसे वायरल की। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लिंक जांच को लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई है, डिकॉय ऑपरेशन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीकर रोड स्थित एक निजी सोनोग्राफी सेंटर पर यह कार्रवाई हुई है। कोटा निवासी महिला दलाल हेमलता गिरफ्तार की गई है। दलाल ने 70,000 रुपए में भ्रूण लिंग परीक्षण कराने की बात कही है। पीसीपीएनडीटी सेल की तरफ से यह डिकॉय ऑपरेशन किया गया है। डिकॉय ऑपरेशन के दौरान डिकॉय गर्भवती ने 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पीसीपीएनडीटी सेल की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है। फर्जी तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण का मामला सामने आया और उत्प्रेरण को लेकर के महिला दलाल को निरुद्ध किया गया है। हमारे राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटते हैं।